नमस्ते, मैं अविचल दुबे। पेरिस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज़ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 16 दुनिया भर की मीडिया संस्थाओं के साथ मिलकर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है और उसमें बताया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कई देशों के कई लोगों की निगरानी हुई है, सर्विलांसिंग हुई है। करीब 50,000 लोगों का इसमें डेटाबेस बताया जा रहा है। भारत में भी इसमें एक अच्छी खासी संख्या बताई जा रही है। इस मामले ने अब पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में तूल पकड़ लिया है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर मौजूद हैं। मैं मिलिंद जी से सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर ये पेगासस प्रोजेक्ट है क्या है, क्योंकि लोग लगातार इस पर चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटिंग है। इसलिए आप आसानी से बताएं कि आखिर ये पेगासस प्रोजेक्ट है क्या है, सर्विलांसिंग आखिर हुई है तो कैसे हुई है। जी, जैसा कि आपने कहा कि हम आसान शब्दों में समझते हैं कि पेगासस है क्या। पेगासस का शोर आप पिछले 2-3 दिनों से सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया पर पहले हल्ला शुरू हुआ और ये संसद तक पहुंच गया। पेगासस को लेकर संसद की कार्रवाई तक रुक गई। तो आखिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेगासस है क्या। मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ता हूँ। पहले, ये बला क्या है पेगासस, ये काम क्या करती है, और तीसरी बात, इसने इस बार किस किस के फ़ोन को निशाना बनाया है, कम से कम हिंदुस्तान में। तो हम पहली बात ये कर रहे हैं कि पेगासस आखिर है क्या। तो पेगासस एक स्पाईवेयर है, एक जासूसी करने का सॉफ्टवेयर है जो कि इसराइल की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एनएसओ, इसने बनाया है और दुनिया भर की सरकारों को बेचा है। सरकारें क्या करती है, इसका इस्तेमाल करके जो भी उसको लगता है, जिसकी भी उसको जासूसी करनी है, उसके फ़ोन पर आप एक स्पाईवेयर या ये जो मैलवेयर कह लीजिए, ये भेजकर उसके फ़ोन की आप जासूसी कर सकते हैं। यानी फ़ोन जब कब्जे में आ गया तो एक तरह से वो व्यक्ति जो भी उसकी सारी गतिविधि है, वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसको मेल कर रहा है, किसके फ़ोटो निकाल रहा है, पूरी तरह से उसका फ़ोन, वो जिस व्यक्ति ने भेजा है ये मैलवेयर या स्पाईवेयर, उसको सारी जानकारी उस व्यक्ति की मिल जाएगी। तो ये तो हुआ जी पेगासस। अब बात ये है कि पेगासस आपके फ़ोन पर हमला कैसे करता है। तो हमला ये इस तरह से करता है, जब ये 2016 में कंपनी शुरू हुई थी तो पहले इसका तरीका ये होता था कि ये आपको कोई एसएमएस भेजती थी, आपको कोई मेल पे लिंक भेजती थी या कोई व्हाट्सएप पे लिंक भेजती थी और आप उस जब लिंक को क्लिक करते थे तो आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था या एक तरह से आपके फ़ोन पर वायरस या स्पाईवेयर जो है वो हमला कर देता था। लेकिन समय के साथ जो लोग, जो टारगेट लोग थे जिनका फ़ोन में हो सकता था, तो सबको आपको भी मैसेज आते होंगे कि भाई फ़ोन पर कोई सस्पिशियस या कोई जैसी जो लिंक है उस पर क्लिक ना करें। तो चूंकि लोग होशियार हो गए तो कंपनी और होशियार हो गई। उसने ये तरीका निकाल लिया कि बिना क्लिक किए भी आपका फ़ोन उसके कब्जे में आ जाएगा। आपको हो सकता है कि मिस कॉल ही कर दिया गया, जैसे पिछली बार जब हुआ था व्हाट्सएप से या फेस टाइम पर एक मिस कॉल भर क्या दिया आपने, भले ही वो कॉल नहीं उठाया, आपको एक मैसेज कर दिया आपने, भले ही उस मैसेज को नहीं पढ़ा, फिर भी आपका फ़ोन जो है पेगासस अपने कब्जे में ले लेगा। और वो जब कब्जे में लेगा तो क्या क्या कर सकता है फ़ोन आपका। फ़ोन का न केवल आप किससे बात कर रहे हैं वो सुन सकता है, आप किसको मैसेज कर रहे हैं वो सुन सकता है। लोगों के बीच में ये लगने लग गया था कि अगर व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, फेस टाइम पे बात कर रहे हैं, सिग्नल पे बात कर रहे हैं, टेलीग्राम पे बात कर रहे हैं तो वो सेफ है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी के छोर से भले ही वो इनक्रिप्टेड हो, लेकिन चूंकि पेगासस ने आपके फ़ोन पर ही कब्जा कर लिया है तो आप जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो जो आपकी जासूसी करता है उसके पास ये सारी जानकारी पहुंच जाती है। तो एक तरह से आपका फ़ोन क्लोन हो गया है, उसकी एक कॉपी बन गई है। इस फ़ोन के ज़रिए आप जो जो कर, किसी का फ़ोटो निकाल रहे हैं, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर फ़ोन पड़ा हुआ है वहाँ पर उसका माइक ऑन करके भी वो सुना जा सकता है कि मैं और आप उस कमरे में क्या बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये काम करने का तरीका है पेगासस का। अब तीसरी बात ये है कि भाई अब क्यों बवाल मचा है। तो दुनिया भर के कोई 50,000 फ़ोन नंबर अभी जारी किए हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और फॉरबिडन स्टोरीज ने, जिसमें भारत के कोई 300 नंबर निकले हैं जिनके साथ ऐसी आशंका व्यक्त की गई कि भाई इनके भी फ़ोन को हमला किया गया, इनके फ़ोन को भी पेगासस ने कब्जे में लेने की कोशिश की या कब्जे में लिया है। इनमें जो सबसे बड़े नाम है, जो राजनीतिक नाम है, वो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रशांत किशोर जो कि हाल में टीएमसी का कैंपेन देख रहे थे, टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री, एक अभी जो बने हैं वैष्णव और प्रहलाद पटेल, इनके भी फ़ोन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुए या उन पर जो है
जासूसी की गई, ऐसा आरोप एमनेस्टी और फॉरबिडन स्टोरीज ने लगाया है। तो इसके अलावा कोई 40 पत्रकारों की सूची आई है। तो ये हंगामा इसलिए मचा है कि जासूसी तो होती रहती है, लेकिन ये पेगासस के जरिए जासूसी का जो मामला है कि 300 लोगों की भारत में जासूसी की गई, भारत में चुनाव से पहले जासूसी की गई, तो इसका किसको फायदा हुआ, इसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है जो आपने इसको समझाया, उसमें एक सवाल समझ में आता है कि आखिर भारत सरकार ने इसको निराधार बताया है, लेकिन जो एनएसओ ग्रुप है, जो कंपनी है जिसका पेगासस सॉफ्टवेयर है, उसने साफ तौर पर कहा है कि ये सरकारों को या फिर सुरक्षा एजेंसियों को ही देता है। तो भारत सरकार ने इसको निराधार बताया, इसको खारिज किया है, और पेगासस सॉफ्टवेयर जो जिस कंपनी का है वो सुरक्षा एजेंसियों को देता है। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने भी ये क्लेम किया है कि सरकारों ने इसको खरीदा है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली बिलीव क्या आता है, क्या समझा जाए? मतलब ये जो हमने कहा कि भारत में अगर आप ये समझें कि 300 लोग हैं जिनकी जासूसी करवाई गई है, जिनके फ़ोन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, तो ये बात ऐसे भी साबित हुई, इनमें से कुछ लोगों ने अपने जो फ़ोन थे उसका एक डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट करवाया, और जब वो ऑडिट करवाया गया तब ये पाया गया कि इनके फ़ोन पे सचमुच में हमला हुआ था। कुछ ऐसे नेता हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा हमने चूंकि फ़ोन बदल लिया है, इसलिए वो जो आरोप लगे कि इनके फ़ोन पर 2018-19 में वो फ़ोन ही नहीं रह गया, तो ये जानने का कोई जरिया नहीं है कि इनका फ़ोन हैक हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन वो जो सस्पेक्टेड नंबर्स की सूची में इनके नंबर है। तो अब ये मोटा मोटा ये माना जा रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि पेगासस का इस्तेमाल करके इन 300 लोगों को या दुनिया भर के 50,000 लोगों के फ़ोन को निशाना बनाया गया। लेकिन ये जासूसी किसने कराई, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार ने जासूसी कराई। मोदी सरकार संसद में कह रही है कि जी हमने कोई जासूसी नहीं कराई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमेशा इसका गोलमोल जवाब देती है, चाहे उसको आरटीआई लगा के पूछा गया गृह मंत्रालय को, चाहे रविशंकर प्रसाद जब मंत्री थे तब भी यही सवाल पूछा गया, तब भी सरकार ने बहुत गोलमोल से जवाब दिया। और कल भी जब संसद में ये सवाल उठा तो आईटी जो नए मंत्री है वैष्णव, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हमने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये रिकॉर्डिंग की है, हमने ये हैक किया है या नहीं किया है। तो सरकार अब तक इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं देती है। सरकार ये नहीं मान रही है कि उसने ये जासूसी करवाई है। विपक्ष का आरोप है, लेकिन सरकार पहली बात तो सरकार ये मान ही नहीं रही कि पेगासस हमने खरीदा है, जबकि जो इजराइल की कंपनी है वो ये कहती है हम सिर्फ सरकारों को ही अपना सॉफ्टवेयर भेजते हैं, हम किसी आतंकवादी संगठन को नहीं भेजते, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं भेजते, हम सिर्फ सरकार को भेजते हैं ताकि वो आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रख सके। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि फिर जासूसी किसने कराई। शक की सुई नेचुरली सरकार पर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं जिनको निशाना बनाया गया है वो या तो विपक्ष के हैं या ऐसे पत्रकार हैं या ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कि सरकार पर उंगली उठाते रहे हैं। तो सरकार ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज कर देती जब ये आरोप लगता है। विपक्ष ने भी जो आरोप लगाया कि भाई मोदी सरकार लोगों के मैसेजेस पढ़ रही है, फ़ोन पर कब्जा कर रही है, लेकिन अभी हमारे पास जानने का कोई जरिया नहीं है। इसीलिए विपक्ष की मांग ये है कि आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री यानी संयुक्त संसदीय समिति बनाइए जिसमें विपक्ष के भी लोग हों और सत्ता पक्ष के भी लोग हों, और वो जांच करें कि भाई ये कैसे जासूसी हुई, या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये जांच हो। तो अब तक जब तक ये दोनों में से कोई एक रास्ता अख्तियार नहीं होता तब तक हमारे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं है कि ये जासूसी आखिर करवाई किसने। अगर शुरुआती नामों की बात करें तो इसमें कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और अलग अलग एजेंसियों में काम करने वाले लोगों के नाम हैं, सरकार के मंत्रियों के भी नाम हैं, और दुनिया भर में ऐसा है। लेकिन ये एक तरह से निजता का उल्लंघन है, प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये कितना गैरकानूनी है भारत को लेकर, खासकर क्योंकि भारत में इसकी चर्चा काफ़ी तेज है। देखिए, सरकार बड़ी सफाई से, बहुत ही चतुराई से एक बात कह रही है कि हमारे देश में जो भी इंटरसेप्शन होता है वो कानूनी रूप से होता है। संसद में सरकार ने दोबारा से यही कहा है कि अगर कोई हम किसी फ़ोन की जासूसी कर रहे हैं तो वो कानून के दायरे में ही हो रहा है। तो अगर आप पूछिए तो फ़ोन सरकार सुन सकती है, फ़ोन सरकार इंटरसेप्ट कर सकती है, उसके मैसेजेस पढ़ सकती है, ईमेल पढ़ सकती है। ऐसा कानून देश में है, जो आईटी एक्ट है उसके तहत जो नियम है उसमें सरकार को ये अधिकार दिया गया है। आज से करीब 12 साल पहले ऐसे नियम बने जिसमें यह है कि सरकार के पास अधिकार है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और किसी अपराध की पता करने के लिए वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर सकती है, फ़ोन को वो टैप कर सकती है, उसको देख सकती है, फ़ोन को या कोई कंप्यूटर को, किसी वायरलेस को,
लेकिन उसके लिए अगर वो केंद्र सरकार की कोई एजेंसी कर रही है तो वो गृह सचिव की जानकारी में होना चाहिए। अगर वो राज्य सरकार की कोई इकाई कर रही है तो वो वहाँ की जो गृह विभाग है उसकी जानकारी में ये होना चाहिए। गृह सचिव की मंजूरी के बिना ये काम नहीं हो सकता है। अब गैरकानूनी बात इस तरह से कि आप किन लोगों पर रख रहे हैं। अगर राहुल गांधी है, उनका कहना ये कि क्या मैंने चोरी की है, मैंने कोई देशद्रोही कार्रवाई की है, मैंने क्या कोई आतंकवादी कार्रवाई की जिसके लिए आप मुझ पर नजर रख रहे हैं, या जो ये पत्रकार है जो कि अपना काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने देश के विरोध में कोई काम किया जिसके लिए आप उनकी जासूसी कर रहे हैं। तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अपने नागरिकों के फोन सुन सकती है। अगर वो विशेष परिस्थितियां होंगी तो वो कर सकती है। और ये आज से नहीं, ये पहले से भी होता रहा है। पहले जो है डाक के जरिए भी जब चिट्ठियां जाती थी तो वो उसको जासूस जो सरकार के होते थे वो खोल के पढ़ने का उनके पास कानूनी अधिकार था। तो जासूसियां सरकार पहले भी करती रही है। सवाल ये है कि वो किन लोगों की जासूसी कर रही है। क्या वो जासूसी उन लोगों की कर रही है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, या सिर्फ वो अपने विरोधियों को निशाना बना रही है। जो कि इस बार आरोप लग रहा है कि अगर उसने अपने सिर्फ विरोधियों को निशाना बनाया है तो ये आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आप जैसे कि बात थी कि प्रशांत किशोर का फोन आपने उसको कब्जे में लिया, तो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका है। आप उनका अगर फोन को एक्सेस ले रहे हैं, उनके फोन से आप क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, वो अगर आप पता कर रहे हैं तो आपको, यानी जो अगर सत्ता पक्ष ने करवाया है तो उसके पास विरोधियों की जानकारी, उसकी रणनीति पता चल जाती है। तो इस तरह से ये अनएथिकल भी है अगर ये काम हुआ है तो। लेकिन मैं दोबारा से स्पष्ट कर दूं कि सरकार के पास अधिकार है और सरकार इसको विशेष परिस्थितियों में सारे चेक्स एंड बैलेंस को इस्तेमाल करके वो कर सकती है।